अरुणा कैसी है? माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही वह बहुत अच्छी लगी। अरे, आत्मनिर्भरता से मुझे प्रधानमंत्री जनधन खाते की किश्त याद आ गई। उस सहायता से मुझे बहुत राहत मिली थी। अच्छा, कोई खबर आई तेरे पास कि कब आ रही है जून माह की किश्त? हाँ, ये किश्त भी पिछले 2 महीने की तरह पहले 2 दिनों में खाते में आ जाएगी। पहले की तरह ही बैंक खाते के आखिरी नंबर के अनुसार बांटी जाएगी। 0 व 1 में समाप्त होने वाले खाते 5 जून 2020 को, 2 और 3 6 जून को, 4 और 5 8 जून को, 6 और 7 9 जून को व 8 और 9 10 जून को। 10 जून के बाद हम किसी भी दिन अपने बैंक से ये राशि निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह ही कोरोना वायरस से बचाव के सभी कानूनों का पालन करना है। मेरे को तो गांव में ही एक बैंक मित्र पैसे लाके दे देता है। ना बैंक जाने की जरूरत, ना बीमारी का डर। एक और जरूरी बात, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के ये पैसे हमारे बैंक में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन 3 महीनों से यह सीख मिली कि विपदा कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपके भैया से कहकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले ली है। सिर्फ 12 रुपये और 330 रुपये में दुर्घटना और जीवन बीमा। मुसीबत में बीमा से उपयोगी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब आत्मनिर्भर बने, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर हमारे साथ। अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि 5 जून 2020 को प्रातः 6 बजे से 6 जून के प्रातः 6 बजे तक कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत गत 24 घंटों में बस द्वारा कुल 108 प्रवासी मजदूर जनपद आजमगढ़ में आए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 1,52,598 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं, जिसमें रेल व बसों द्वारा औपचारिक माध्यम से 98,067 व अपने साधन से या अनौपचारिक माध्यम से 54,531 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गत 24 घंटे में 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस प्रकार अब तक जनपद में कुल 53 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अतरौलिया स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में व्यापारियों संग एक आवश्यक बैठक उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में की गई, जिसमें थोक व फुटकर व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बता दें कि 8 जून से अनलॉक होने जा रहे देश में सशर्त दुकानों को खोलने की अनुमति होगी तथा समस्त दुकानें रोस्टर के हिसाब से ही खोली जाएंगी, जिसमें दुकानदार मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेगा। तो वही दुकान में शारीरिक दूरी बनाते हुए एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। बिना मास्क लगाए व्यक्ति को सामान नहीं दिया जाएगा तथा सभी दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर होना अनिवार्य होगा, जो दुकानदार स्वयं ग्राहक को सैनिटाइज कराने के बाद ही सामान का विक्रय करेगा। दुकानदार और ग्राहक दोनों लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, अन्यथा दुकानदार सामान का विक्रय ना करें। सभी लोग मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करेंगे, अन्यथा संबंधित दुकानदार के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत बुढ़नपुर के उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज व्यापारियों के साथ बैठक की गई और सोशल डिस्टेंस और मास्क के बारे में जानकारी दी गई। इसके बारे में ये 8 तारीख से अनलॉक का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में सभी यहाँ के अतरौलिया क्षेत्र के व्यापार मंडल की बैठक बुलाई गई है। उसमें सबको निर्देश दिया गया है कि आप अपने दुकानों पे गोले ज़रूर बनवाएं और 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय में दुकान के अंदर जगह के आप अनुपात के हिसाब से ज़्यादा लोग प्रवेश न करें। दूरी 1 मीटर की दूरी पर लोगों को बैठा लें और जब 2 लोग 3 लोग जिनको आप माल जो भी आपको सामान देना है दे दें, उसके बाद में दूसरे लोग दुकान के अंदर प्रवेश करें। और सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग सभी लोग ज़रूर करें और यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसको आप सामान बेचने से मना कर दें। मास्क अपनी दुकानों पर भी रखें, जिससे 10 रुपये में 2 मास्क कोई यदि आपसे मांगता है तो आप उसको दे सकें। सर, इसका कोई पालन अगर नहीं करता है तो क्या कार्रवाई? आज पूरे अतरौलिया क्षेत्र में और बुढ़नपुर की बाज़ारों में, तहसील बुढ़नपुर की जो मुख्य बाज़ार है उसमें वैन के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर के द्वारा किया जा रहा है और सभी को यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि फेस मास्क का प्रयोग
सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग अवश्य करें और यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 188 में एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने आयुष कवच ऐप के बारे में जानकारी दी है। अभी तक आप लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानते थे और इसका ही आप इस्तेमाल करते थे, जो डाउनलोड करना अति आवश्यक था। इससे पता चलता है कि आपके आसपास कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं यह भारत सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप बनाया गया है, जिसको डाउनलोड करना आपके शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आप अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, जिससे कोरोना से लड़ने में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि आपको योग से लेकर खाने पीने की हर जानकारी इस ऐप में दिया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा आजमगढ़ जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप, जिसका कि बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया है, एक बनाई गई है, जिसको कि हर एक स्मार्टफोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको रन करना बहुत आवश्यक है। इसका मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगा। ये इसलिए आवश्यक है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कितनी दूरी पे कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना जिसको हो सकता है संदिग्ध व्यक्ति है, आपको जानकारी मिलती है और आप सतर्क हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे अपील है कि इसको सभी लोग डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल का अगर फ़ोन है तो iOS पे ये उपलब्ध है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयुष कवच ऐप बनाई गई है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे और iOS पे दोनों पे उपलब्ध है। इसमें आपको प्रतिरोधक क्षमता कैसे व्यक्ति की बढ़ सकती है उसके बारे में जानकारी है। योगाभ्यास हमें कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना प्राणायाम करना चाहिए, वो सारी जानकारी है। और साथ में हमें क्या क्या खाने की में सुधार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें ली गई, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और उस प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ने के बाद हम कोरोना और अन्य बीमारियों से भी हमारे अंदर शक्ति इतनी बढ़ेगी कि हम उनसे विजय पा सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इनको डाउनलोड करें और इनका पूरा लाभ उठाएं, जिससे कि कोरोना पे हम विजय पा सकें। धन्यवाद। दीदारगंज थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में अजय गुप्ता पुत्र इंद्र प्रसाद, जिसकी उम्र 51 वर्ष बताई जा रही है, कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पर शनिवार शाम 3 बजे के करीब उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज धीरज श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मार्टिनगंज डॉक्टर गौरव मिश्रा, एसआई अखिलेश चंद्र पांडे मौके पर पहुंचे और अजय गुप्ता पुत्र इंद्र प्रसाद को एम्बुलेंस द्वारा महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज आजमगढ़ भेजा गया तथा परिवार के अन्य 9 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से जेवियर्स स्कूल आमानावे मार्टिनगंज में क्वारंटीन किया गया तथा उनकी सैंपल की गई और पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गौरव मिश्रा, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मार्टिनगंज है। जी कि अजय गुप्ता नाम का व्यक्ति जी तो उसका कोरोना सैंपल पॉजिटिव आया है। जी लखनऊ पीजीआई की रिपोर्ट आई थी। जी तो उसी के उपरांत हम लोग उसके घर और ये मखदूमपुर गांव में जी स्वास्थ्य सर्वे करने आए हैं। जी यहाँ की क्या स्थिति है। तो कब रिपोर्ट आई है? सुबह रिपोर्ट आई। आज सुबह आई है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव आई है। तो ये गांव सील भी किया जाएगा। गांव को प्रशासन पुलिस एसडीएम साहब सील करवा रहे हैं और अजय गुप्ता को वहाँ फैसिलिटी क्वारंटाइन। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 149 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में नए 8 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वर्तमान समय में 97 एक्टिव केस हैं, 49 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 3 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 97 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 75 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 16 मरीज को L3 अस्पताल पीजीआई चक्रपानपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही रात्रि में आए नए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को L1 अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल 21 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिसमें 283 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। 8 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 126 व्यक्ति, 6 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 9 व्यक्ति एवं 7 आश्रय स्थलों में 148 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि कुल 120 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गत 24 घंटे में 153 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 8 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव और 145 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है एवं अभी भी 496 जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने बताया
कि L1 व L3 अस्पताल में भर्ती 41 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का द्वितीय सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया है। तो में यानी कि 5 जून को टोटल जो सैंपल्स हमें प्राप्त हुए हैं, रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, 198 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें 18 पॉजिटिव पाए गए हैं और 180 नेगेटिव रिपोर्टिंग आई है। तो इसको मिला के कुल अब तक पॉजिटिव केसेस जनपद में 149 यानी कि 149 केसेस पॉजिटिव हैं और एक्टिव केसेस 109 हैं, जो कि L1 और L3 फैसिलिटीज़ में हमारे अभी भर्ती हैं। इसके अलावा कुल सैंपल्स जो भेजे गए हैं अब तक 3480, उसमें से 2895 की रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो चुकी हैं। कल के दिन में 120 और रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। कुल इस तरह 585 रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 149 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में नए 8 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वर्तमान समय में 97 एक्टिव केस हैं, 49 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 3 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 97 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 75 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 16 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपानपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही रात्रि में आए नए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को L1 अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल 21 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिसमें 283 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। 8 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 126 व्यक्ति, 6 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 9 व्यक्ति एवं 7 आश्रय स्थलों में 148 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि कुल 120 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गत 24 घंटे में 153 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 8 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव और 145 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है एवं अभी भी 496 जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने बताया कि L1 व L3 अस्पताल में भर्ती 41 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का द्वितीय सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन विस्तारित किए जाने के संबंध में जनपद में कर्तव्य गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई है। उन्होंने कहा कि दिनांक 5 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जाँच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम भानीपुर पवई तहसील फूलपुर में 3 व्यक्ति, राजस्व ग्राम अहियाई तहसील निजामाबाद में 2 व्यक्ति, राजस्व ग्राम अरारा तहसील मार्टिनगंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैनपुर का आवासीय परिसर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम भरौली तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम इटैली तहसील लालगंज, मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तहसील सदर में एक व्यक्ति की कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम भानीपुर पवई तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम अहियाई, मजरा अरारा खास, आवासीय परिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीयनपुर, शीतला माता का पूर्वा, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम इटैली, सिधारी चौराहे से हाइडिल चौराहे तक मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 48 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 50 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 8 जून से जनपद को कई रियायतें उपलब्ध होने वाली है, जिसमें पूजा स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान से कई प्रतिष्ठान शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी के लिए सोशल डिस्टेंस पालन करना जरूरी है, जिसमें मस्जिद और गुरुद्वारे के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ लोग बैठकर पूजा करते हैं, तो वही मंदिर के लिए 2-2 लोग बारी बारी से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वही मॉल में जाने के लिए बाहर ही सैनिटाइज की व्यवस्था करनी होगी व गेट को खोलने के लिए एक व्यक्ति की तैनाती होगी। इस बाबत क्या कुछ कहा आजमगढ़ जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। 8 जून से कई प्रतिष्ठान और चीज़ें जो हैं उस पे से कुछ प्रतिबंध हट रहे हैं, जिसमें से मुख्य है कि धर्म स्थलों और पूजा स्थलों पे अब पूजा अर्चना करना और जाना अलाउड होगा। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस में भी को भी खोला जाएगा, रेस्टोरेंट को भी खोला जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और सुपरमार्केट्स को भी स्टैगरिंग करके, मतलब डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बारी बारी से खोला जाएगा।
अस्पताल और कंटेनमेंट जोन इनको भी की नई गतिविधियां शुरू होंगी, तो उसके लिए बहुत सारे नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। डिटेल SOPs हम सभी व्यापारियों को और सबको जो भी संबंधित हैं उनको हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि धर्मस्थल और पूजा स्थलों पे ये अनिवार्य होगा कि जो 2 गज की दूरी बनानी है, जो दर्शन करने आना चाह रहे हैं, पूजा अर्चना करने आना चाह रहे हैं, वो 2 गज की दूरी उनको बनानी पड़ेगी। तो सभी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और बाकी सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए 2 गज की दूरी बनाने के लिए सबको गोले इस तरह बनाने पड़ेंगे जिसमें कि उसमें लोग आराम से खड़े हो सकें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अंदर अर्चना करने के लिए जो निश्चित जगह है उसके हिसाब से वहाँ पे अलाउड किए जाएंगे कि 2 गज की दूरी उनकी हो सके अंदर पूजा स्थल में जाने के लिए भी। और साथ में जो पूजा अर्चना करेंगे और जो बाकी लोग हैं, धार्मिक धर्मगुरु हैं, उन सबको भी मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए की व्यवस्था करनी होगी। साथ में एक उसकी व्यवस्था करनी होगी कि माइक के माध्यम से ये चीज़ें प्रसारित हो सकें, जिससे कि लाइन में सब लोग आराम से लगें और व्यवस्थाओं के बारे में जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सूचना मिल सके। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस के लिए भी डिटेल गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जो कि होटल वालों को अपने यहाँ प्रदर्शित करना होगा, जिसमें मुख्य है कि गेट पे एक जो गेट कीपर रहेगा उसके हाथ में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग उनकी अनिवार्य रूप से करी जाएगी और जो सामान लेके आ रहे हैं उनकी भी सैनिटाइजेशन उनको करना होगा। हर कमरे को गेस्ट के आने से पहले और गेस्ट के जाने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज़ करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जो होटल स्टाफ होगा उनको हर समय ग्लव्स, मास्क और बाकी व्यवस्थाएं उनको करनी होगी, सैनिटाइज़र की व्यवस्था उनको रखनी होगी। और अगर जहाँ पे एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे बैठना है, उनको 2-2 गज की दूरी के हिसाब से बैठने की व्यवस्था उनको करनी होगी। ये उनको व्यवस्था करनी है, बाकी डिटेल्स हम जारी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में खास तौर से ध्यान रखना होगा कि 50% जो क्षमता है बैठने की, उससे 50% क्षमता में रेस्टोरेंट चलेगा। और जैसे एक टेबल खाली होती है और टेबल कुर्सी दोनों की सैनिटाइजेशन करा जाएगा। यहाँ पे भी थर्मल स्कैनिंग का गेट पे और सैनिटाइज़र्स का गेट पे जो गेट कीपर है उसकी व्यवस्था होगी, वो करेगा। और जो बाकी स्टाफ है उनको भी मास्क और बाकी चीज़ें एहतियातन के तौर पे पहननी पड़ेंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि कोई भी जो कस्टमर आ रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या बाज़ार में किसी शॉप पे ख़रीदने जा रहा है, उसको हर हालत में मास्क पहनना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं पहना है तो ये जो होटल रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या दुकान मालिक हैं, जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको किसी भी तरह का सेवा उसको नहीं देंगे, जैसे सामान नहीं देंगे या रेस्टोरेंट में उनको एंट्री करने अलाउड नहीं होगी। इसका पालन वो कराया जाएगा। साथ ही मार्केट्स में भी देखा गया है कि मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य करना बहुत आवश्यक है। तो हर दुकान पे जो दुकान का कर्मचारी है वो मास्क और ग्लव्स हर हालत में पहनेगा, सैनिटाइज़र की बोतल रखेगा और जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज हाथ कराना उसके लिए अनिवार्यता होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, दुकान पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है कस्टमर या कुछ ख़रीदारी करने के लिए, उसको भी सामान नहीं दिया जाएगा, ये भी उसको अनिवार्य रूप से करना है। इसके अलावा जो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उसमें भी गेट कीपर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी और साथ में सैनिटाइज़र हर जो कस्टमर आ रहा है सैनिटाइज़र उसके हाथ धुलाने की व्यवस्था भी होगी। उनको भी अपने मॉल की डेली शुरुआत होने से पहले और शाम को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा और जो साप्ताहिक बंदी है उसको करना होगा, जिससे कि उसके सब सामान के सैनिटाइजेशन की जा सके। इसके अलावा सब्ज़ी मंडी में भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि सब्ज़ी मंडी पे जो बड़ी सब्ज़ी मंडी यहाँ पे जहाँ पे गांव देहात से सब्ज़ियाँ आती हैं, तो उनका टाइम सुबह कर दिया गया है कि वो जो भी ट्रक आते हैं सुबह खाली करेंगे। उसके बाद जब वो व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद लाइन लगा के जो कि थोक विक्रेता हैं, थोक खरीदार हैं, वो आएंगे और सामान अपना लेके जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था वहाँ पे पूरी कर दी गई है, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। वहाँ पे मेन सब्ज़ी मंडी जहाँ पे आता है, वहाँ पे कस्टमर्स फुटकर जो विक्रेता हैं उनको अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा जो मंडियाँ शहरों में चल रही हैं, उन मंडियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठने के लिए व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। और जो गांव में साप्ताहिक मंडी लग रही है उसमें भी उनको करना अनिवार्य होगा, ये जारी है। साथ में
टू व्हीलर्स जो हमारे जा रहे हैं, टू व्हीलर्स पे 2 लोग अलाउड कर दिए गए हैं, बट दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। और साथ में 3 व्हीलर्स और टैक्सी, इसमें भी 1+2 की व्यवस्था है कि एक ड्राइवर और 2 लोग रहें। सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं पहनता है तो टू व्हीलर और टैक्सी वाला जो है उनको एंटर ना करने दे, ये उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह काफ़ी व्यवस्था की गई है और चालान करने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उनको फ़ाइन किया जाएगा। तो इसमें इसका पालन करें। साथ ही NRLM के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह है उसके लिए हम जगह जगह स्टॉल बनाएंगे मंडे से, जहाँ पे सस्ते दर पे जो फिक्स दाम है उसके हिसाब से मास्क अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, वो व्यवस्था। आजमगढ़ से खबर है, जहां स्थानीय थाना अंतर्गत बढ़िया बाजार में बीती रात ज्वेलरी की एक दुकान से सोने और चांदी के गहने की भीषण चोरी हुई है। लगभग 4.5 लाख रुपए का सामान चोरों ने साफ किया है। दुकान संचालक किसी काम से गोरखपुर गया हुआ था और दुकान की देखरेख के लिए चाबी घर पर अपने छोटे भाई को दे रखा था। आज सुबह जब दुकान की साफ सफाई करने के लिए भाई आया तो देखा कि दुकान के सारे सामान गायब है। दुकान के पीछे से नकबी लगी हुई है। उसने यह सूचना थाने व 112 नंबर की पुलिस को दिया। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण किया। लगभग 2 बजे फॉरेंसिक यूनिट प्रभारी गिरिशचंद और डॉग स्क्वाड प्रभारी शिव कुमार ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और पत्रकारों से वार्ता में बताया कि मकान के अंदर कटी हुई नकब बहुत ही छोटी है, जिसमें एक बच्चा भी प्रवेश नहीं कर सकता है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगता है। प्रवेश विश्वकर्मा। ये क्या आपके यहाँ दुकान में क्या घटना का जिक्र? सर ये रात में जो है चोरी लोग सेन काट के आए हैं और रात में सर चोरी किए हैं और सब सोनारी का सामान था सर, कुछ आर्डर का सामान था, रिपेयरिंग के लिए 2 चैन आया था, वो सब इसी काउंटर के अंदर रखे थे, सब सर चोरी हो गया सर। कब की घटना घटी? आपको कैसे जानकारी हुई इसके बारे में? हम सर एक्चुअली थे नहीं, हम चले गए थे दोपहर में सर गोरखपुर में हम थे। तो आज सुबह हमको 8 बजे सूचना मिला कि आपकी दुकान में चोरी हो गया। हमारे छोटे भाई ने फ़ोन किया तो हम तुरंत वहाँ से आनंद पानन में तुरंत हम वहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ हम आए तो देखे सब चारों तरफ सब बिखरा सामान पड़ा है, चोरी हो गया सर, कुछ बचा था यहीं थी। लगभग कितने तक की थी? लगभग सर 4.5 लाख की। आपको किसी के ऊपर शक है या कहीं चोरों पर, क्या कोई अज्ञात चोर के पर प्रार्थना पत्र आपने दिया? जी दिए हैं। निरंतर आज शनिवार 6वें दिन वनचर और जलचर को आहार उपलब्ध कराते हुए जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता व्यक्त किया और अबोल जानवर के प्रति उदार भाव का रखना, साथ ही उनके भोजन आदि की चिंता भी करने की अपेक्षा किया है। ऐसे में हम सभी मिलकर सतत 6 शनिवार से जलचर और वनचर को भोजन कराते चले आ रहे हैं। इसमें नगर के निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, धर्मेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष विजय सिंह, बलवंत सिंह, बूथ अध्यक्ष अंशु सिंह, आलोक यादव, सुरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव सहित कई लोग वनचरों व जलचरों को भोजन उपलब्ध कराया। आसिफगंज वार्ड में 5 दिन पूर्व एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से आज भी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन द्वारा मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसी को घर से बाहर आने जाने पर प्रतिबंध है। हमेशा चहल पहल रहने वाला यह मोहल्ले में वीरान छाई हुई है। व्यापार कारोबार बंद हो। लॉकडाउन की वजह से महीनों से बंद होने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली थी, पर पॉजिटिव आने से लोग फिर परेशानी से घिर गए हैं। शहर के हृदय में बसने वाले इस वार्ड की खबर से पूरे शहर में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया है। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मरीज को आइसोलेट किया और वार्ड की 250 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया, जिसमें आज वार्ड के इस जोन सैनिटाइजेशन करवाया गया, जिसमें आसिफगंज वार्ड के सभासद परवेज आलम गुड्डन खुद अपने हाथों से एक घर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ज़रूरतमंदों के घर जाकर ज़रूरत का सामान दिया जा रहा है। आलम का कहना है कि अपने वार्ड को अपने घर की तरह समझकर परवेज आलम गुड्डू द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी चर्चा आज घर घर में लोगों का कहना है कि हम खुशनसीब हैं कि परवेज आलम जैसे व्यक्ति का सरपरस्त हमारे ऊपर है। परवेज आलम गुड्डन के इस जज्बे को TV20 न्यूज तहे दिल से सलाम करता है। अरुणा कैसी है? माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही वह बहुत अच्छी लगी। अरे आत्मनिर्भरता से मुझे प्रधानमंत्री जनधन खाते की किस्त याद आ गई। उस सहायता से मुझे बहुत राहत मिली थी। अच्छा, कोई खबर आई तेरे पास कि कब आ रही है जून माह की किस्त? हाँ, ये किस्त भी पिछले 2 महीने की तरह पहले 2 दिनों में खाते में आ जाएगी। पहले की तरह ही बैंक खाते के आखिरी नंबर के अनुसार बांटी जाएगी। 0 व 1 में समाप्त होने वाले खाते
5 जून 2020 को, 2 और 3 6 जून को, 4 और 5 8 जून को, 6 और 7 9 जून को व 8 और 9 10 जून को। 10 जून के बाद हम किसी भी दिन अपने बैंक से ये राशि निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह ही कोरोना वायरस से बचाव के सभी कानूनों का पालन करना है। मेरे को तो गांव में ही एक बैंक मित्र पैसे लाके दे देता है, ना बैंक जाने की जरूरत, ना बीमारी का डर। एक और जरूरी बात, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के ये पैसे हमारे बैंक में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन 3 महीनों से यह सीख मिली कि विपदा कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपके भैया से कहकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले ली है। सिर्फ 12 रुपये और 330 रुपये में दुर्घटना और जीवन बीमा। मुसीबत में बीमा से उपयोगी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब आत्मनिर्भर बने, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। उप जिलाधिकारी निजामाबाद अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में मस्जिद के मुतवल्ली, मौलवी, मंदिरों के पुजारी व संरक्षक सहित व्यापारी व सम्भ्रांत व्यक्तियों की पीस कमेटी की बैठक गुरुद्वारा निजामाबाद में आयोजित किया गया। पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि 8 तारीख के बाद सरकार की जैसी भी गाइडलाइन आएगी उसी के अनुरूप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने इनके प्रबंधकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान देने के साथ ही हर आने वाले दर्शनार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ ही हैंड वॉश करके अंदर जाने को कहा। उन्होंने नगर पंचायत स्तर पर सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को बाहर से सैनिटाइज करने के लिए निर्देशित किया। बैठक को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद दिनेश सिंह ने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक वैश्विक बीमारी है, इसके बचने के रास्ते हमें खुद निकालने पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम होंगे। इसलिए सरकार की गाइडलाइन के साथ ही खुद भी इससे हमें सतर्क रहना है। इस बैठक में क्षेत्र के तमाम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे के पुजारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार में शनिवार की शाम ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में आम जनता की बैठक और उप जिलाधिकारी सगड़ी श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शी ने कोरोना से संबंधित नए नियमों की जानकारी दिया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन पर विद्यालय और मदरसों को छोड़कर 8 जून से सभी छोटी बड़ी दुकानें और मस्जिदें खोलेंगी। इसके लिए दुकानदारों और मंदिर मस्जिद के प्रबंधकों को नियम और कानून का पालन करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत सबको दुकान व मंदिर मस्जिद के आगे तथा अंदर गोला बनाना पड़ेगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। आगे उन्होंने कहा कि दुकानदारों को मास्क लगाकर दुकान पर बैठना होगा तथा जो ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आएगा उसको सामान नहीं देंगे और दुकान तथा होटल के सामने सैनिटाइजर व साबुन रखना होगा। हर ग्राहक के बाद साबुन से हाथ धोना होगा और कुर्सी टेबल भी बार बार सैनिटाइज करना होगा। क्या कुछ कहा प्रियंका प्रियदर्शी, उप जिलाधिकारी सगड़ी ने, आपको सुनवाते हैं। 8 तारीख से हम जब मंदिर और मस्जिद खोलेंगे तो हमें कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो हमारी एसओपी आई है उसको ये दिया गया है मंदिर मस्जिदों के लिए स्पेसिफिकली बात करें कि आप जब भी मंदिर मस्जिद खोलेंगे हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि कभी आपके मंदिर मस्जिद में बहुत भीड़ नहीं लगे। पहला काम तो उसमें गोले बनवा देना है, जैसे सर्किल बनता है, आप देखते हो कई दुकानों के आगे लगा हुआ है, वैसे आप लगवा देंगे और 2-2 मीटर की दूरी पर आप उसको गोले बनवा देंगे। और जैसे ही मंदिर मस्जिद की एरिया होता है, किसी का छोटा होता है मंदिर, किसी का बड़ा मंदिर, उस हिसाब से उसमें लोगों को अलाउ करिएगा। मान लीजिए किसी मंदिर में घुसने की 2 ही लोग की जगह हो तो 2 को ही घुसने दीजिए, 2 को ही घुसने दीजिएगा। और अगर मस्जिद में जिस हिसाब से जगह हो उस हिसाब से अगर आप 2 मीटर की दूरी मेंटेन कर पा रहे हैं तो उतने ही लोगों को घुसाइए जितने उसमें जगह हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। कोशिश ये है कि 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी नहीं आएंगे, बाकी व्यवहारिकता आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मंदिर मस्जिद में मास्क लगाए बिना कोई नहीं जाएगा। मास्क लगाए बिना कोई भी प्रवेश सबका वर्जित है। बिना मास्क कोई मंदिर में या मस्जिद में प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको अनिवार्यता पालन करना पड़ेगा। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां शहर की आसिफगंज मोहल्ले में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद मोहल्ले में सनसनी का माहौल व्याप्त है। आपको बता दें कि 6 दिन पूर्व मनोज नामक एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद मनोज के भाई, पुत्र व काम करने वाली आया भी आज कोरोना संक्रमित हो गई है।
आसिफगंज मोहल्ले के वार्ड सभासद परवेज आलम ने बताया कि मरीजों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है और एम्बुलेंस के माध्यम से संक्रमित मरीजों को चंडेश्वर अस्पताल ले गई है। सभासद ने कहा कि कल मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाएगा।